अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब राहत बेकरी चौक पर पुलिस की गाड़ी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला अब सुना दिया। मुकदमात में नामजद मुल्जिमान में PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है और PTI के सीनियर रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि आलिया हमजा और सलम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल 2 रोज काबिल इन केसों की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर चुके थे और पहले केस में थाना शादमान जलाओ घिराव के वाक़े में 41 मुल्जिमान के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिनमें से 25 अफराद का बाकायदा ट्रायल किया गया। 15 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया, जबकि एक मुल्जिम दौरान समाअत वफात पा चुका है। इस मुकदमे में 45 सरकारी गवाहान के बयानात जो हैं वो कलम बंद किए गए हैं, जबकि दूसरे मुकदमे में जिना हाउस के करीब राहत बेकरी चौक पर पुलिस की गाड़ियां जलाने के वाक़े में 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। 7 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए, जबकि एक की दौरान समाअत वफात हुई। इस केस में 65 गवाहों ने अदालत के रूबरू बयान करवाया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हम देख रहे हैं कि PTI के लिए जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है और फैसले पे फैसला आता जा रहा है, इनको सजाएं सुनाई जा रही हैं। अब आप क्या समझते हैं, अपील करने के बाद कोई रिलीफ मिल सकता है इनको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये तो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, वो तो हर एक को पता है कि सजा होनी थी। एविडेंस इसके अंदर थी नहीं, जो कि मैं तो इस केसेस में पेश होता रहा हूँ। मैंने तो देखा है कि एविडेंस बुनियादी तौर पर होनी तो चाहिए ना। क्या एविडेंस, क्या सफिशिएंट एविडेंस है? सबसे जो अहम एलिमेंट है इसमें वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से अभी खुद ही केस इतना कमजोर हो गया। जब शाह महमूद कुरैशी साहब को आप बरी कर देंगे और बाकी मुल्जिमान को मिसाल के तौर पर उमर सरफराज चीमा वहाँ मौजूद नहीं था, फिर आ जाए अपना बाकी लोगों को अगर आप सामने उठाकर देखें तो बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा तादाद इसके अंदर है और अपील में ये सेटिस्फाइड हो जाए ना। इससे पहले आपको बता कोर्टों के ट्रायल हुए, कोर्टों के ट्रायल में भी इनसफिशिएंट एविडेंस थी, उसके बावजूद सजाएं सुनाएंगी। वो चैलेंज हुआ था। चैलेंज होने के बाद अगर हुकूमत वाकई सारे मामलों में चाहती थी कि हालात और वाकयात बिल्कुल ठीक आ जाए, तब सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट बेंच ने अपील का राइट दे दिया था। 45 दिनों के अंदर अपील का राइट फराहम करना था। आज तक वो अपील का राइट दे नहीं सके। वजह थी कि वहां से बहुत सी चीजें सामने आनी थी। तो ये 9 मई के फैसले इसीलिए बताए गए हैं कि ताकर वो जो कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन इसमें 3-4 जो बड़े अहम जो बात है ना वो समझने वाले हैं। एक तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से ये बताया गया कि मेज के नीचे लोग थे, वो मौजूद थे, वो जो गवाहियां दी, 4 मुख्तलिफ वर्जन आए थे इस सारे केस को अगर उठाकर देखें आप। कि मिसाल के तौर पर पहला वर्जन ये आया कि जनाब FIR तो होगी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी सामने थी, कुछ लोग वादा माफ गवाह बन गए। फिर आया कि जनाब वो कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने जनाब सरेंडर कर दिया। फिर तीसरे सेट में ऐसे लोग आए कि जो बीच में नहीं थे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाकी चीजें की उसके अंदर से निकल गए। चौथे सेट के अंदर ये आया था कि जनाब वो मेज के नीचे कोई लोग थे जिन्होंने सारा मामला देखा। इसमें जो बराह रास्त कसूरवार है जिन्होंने ये बाकायदा गाड़ियां जलाई है या हमलावर को तो सजा देनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिनको दिया वो इनसफिशिएंट एविडेंस है, वो तजादात बहुत ज्यादा है। राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन हुई है और आने वाले दिनों के अंदर मैं तो इनमें अपीलों में अंदर मैं तो बरियत देख रहा हूँ। अब इसमें ठीक है, आपके ख्याल में अपील करने के बाद कुछ रिलीफ मिल सकता है? अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, आप अभी कुछ एतराज़ात की बात कर रहे थे, तज़ादात की बात कर रहे थे। ख़ासतौर पर आपने जिक्र भी किया कि शाह महमूद कुरैशी को कैसे बरी कर दिया गया और उमर सरफराज चीमा को कैसे सज़ा दे दी गई। तो आपको एतराज़ शाह महमूद कुरैशी की बरीयत पर है या उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और दीगर की सज़ाओं पर है? नहीं, मुझे एतराज़ बरीयत में नहीं है। मैं तो एक सेट को सामने रख कर बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ उमर सरफराज चीमा मौके में मौजूद ही नहीं थे। ये भी बात हकीकत के हकायक के ऊपर मौजूद है। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का वहाँ का बताया गया, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद तो रोक नहीं थी। एजाज चौधरी के हवाले से भी देखा जाए तो यहाँ क्योंकि और ज्यादातर एविडेंस जो है वो प्राइवेट एविडेंस है नहीं, वो ज्यादा सरकारी एविडेंस है। और सरकारी एविडेंस का हर एक को पता है किस तरह से
वो बनाई जाती लेकिन है। नजर किस तरह सिद्दीक से साहब, हालात- आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी की बात की। इजाज चौधरी साहब की तो एक टेलीफोन कॉल भी मौजूद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, तो उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? अगर उनकी मौजूदगी वहां पर साबित हो गई है तो सजा में फिर क्या हर्ज है? सर वाकई वहां पर मौजूदगी किसी अपना ऑफेंस को कनेक्ट करना है ना, वहाँ मौजूदगी किस लिए थी वो तो रुकती रही है। वीडियो भी देखी, टेलीफोन कॉल का जब पता नहीं फोरेंसिक हुआ है, फोरेंसिक होकर फिर सामने आना था, तब पता चलना था कि फोरेंसिक हो गया है, चीजें हकायक सारे सामने आ गए। अभी तक जो हम जो बता रहे हैं इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल और जितने भी सेट ऑफ केसेस अब सारे आए हैं, और ये हैरानकुन बात है कि एक ही मकूए के 10-10 केसेस, यानी एक ही बंदा जो है हर केस के अंदर शामिल है। यानी ये तो वैसे भी देखा जाए राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है। ये एक ही जगह पर बंदा एट के टाइम एक ही जगह मौजूद हो सकता है ना, 50 जगह तो मौजूद नहीं हो सकता। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, अब अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख रहे हैं, जहाज चौधरी साहब को देख रहे हैं, उनको कितनी कितनी सजाएं दे दी गई है। यानी एक ही तर्ज के एक ही नौयत के मुकदमों को, और इसमें तो बड़ी वजाहत के साथ इसलिए तो कहा जाता कि ये सारे ट्रायल एक ही जगह इकट्ठे हो, ताकि सजा जो है अब हर एक मुकदमे में हर एक कॉन्टेक्स्ट को लगा रख के, आपने तो डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल भी कर दिया है, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं रुकती है। अब जिनमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। कथा कलामी के लिए माजरत, शाइक उस्मानी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। शाइक साहब कहिएगा, जिस तरह से अब ये पीटीआई के अरकान के खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं, सजाओं का कह दिया गया है, आपको क्या लगता है आगे इनके आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और अगर अपील करते हैं तो कोई रिलीफ के चांस हैं? कि ये तो एक्सपेक्टेड था ना, जो आज फैसला हुआ है, कि अभी तक जितने फैसले आए हैं वो इसी टाइप के आए हैं, और जो एविडेंस उसमें आई थी वही एविडेंस यहाँ पे भी है। तो अगर उस एविडेंस की बिना पर उनको सजा उन लोगों को हो गई तो इनको भी होनी थी, लाजमी थी। अब इसके बाद क्या होगा ये एक और चीज़ है। अब जो जहाँ तक के ट्रायल कोर्ट्स होती हैं वो तो सीधा सीधा जाती हैं कि भाई क्या एविडेंस है, उसके बेसिस पे वो फैसला कर देती हैं। और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो उस पर वो खास तौर से ट्रायल कोर्ट्स उस पर कभी उसके मुताबिक सोचती नहीं। लेकिन जब ये अब अपील में जाएंगे, सारे के सारे अपील में जाएंगे, यकीनन अपील में जाएंगे, तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट होगी वो यकीनन उसमें और भी दूसरे जो लोग इनके अपने व्यूज़ हैं उसको भी कंसिडर करेगी कि उसमें कितनी मुफादियत है। तो अगर वो इस नतीजे में पहुँच गई कि भाई इस पे ये फैसला सही नहीं था, तो अगर तो वो उसको अपील को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और लेकिन कन्विक्शन को सेट असाइड नहीं करती या सस्पेंड नहीं करती, तो उस सूरत में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको, क्योंकि अगर कन्विक्शन अपनी जगह रहेगी तो जो ख़तरा है इनको कि ये इनकी जो सीट कैंसिल हो जाएंगी, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो ख़तरा अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो कन्विक्शन अगर को सेट असाइड तो नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन लाजमी है, उसके इम्कानात तो कम नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपीलेट कोर्ट से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन बाकी तो मुझे नज़र आता है कि उनको कोई खास फायदा नहीं होगा। सही, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोई फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और जस्टिस साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई अरकान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और अगेन हम देख रहे हैं कि सजाएं सुना दी गई हैं, और उसके बाद अब ये अपील का राइट रखते हैं, और अपील के बाद नाअहलियाँ भी हो रही हैं। कौमी असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बात कर ली जाए, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बात की जाए, पंजाब असम्बली, इन तीनों बड़ी असम्बलियों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त जो है वो खाली हो चुकी हुई है, उनको नाअहल करार दिया गया है, और इन तमाम सजाओं में उनके नाम भी शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन भी मुश्किलात से भरपूर होंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा मामले पर बात करनी है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी सरकार को भारत में सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत बड़े लीडर्स को नई दिल्ली में हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपना मैंडेट और वोट चोरी और धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने में कामयाब हुए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं मोदी के लिए रास्ते तंग होते जा रहे हैं, और अब तो अंदर से आवाजें उठ रही हैं उनकी हेरा फेरी की, चोरी की, तो मोदी का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं और भारत का कैसा देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, मेरा ख्याल में जिस तरीके से अब रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया कि ये पिछले इलेक्शंस हुए थे वो रिग्ड हुए, तो उन्होंने सबूत लेके आए हैं। और अभी वहाँ पे देखे कि उनका एक चैनल है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशंस की थी, उन्होंने ये साबित किया कि बरेली में जो इलेक्शंस हुए थे, उन्होंने कहा उसमें उन्होंने कोशिश की थी वहाँ से
राहुल गांधी को हराने के, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन 2019 में अमेठी से उन्होंने उनको हरा दिया था। अब लोगों का मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सटेंशन है बीजेपी RSS लेड गवर्नमेंट के, तो वो बेसिकली उनके साथ मिलके उनकी राह हमवार कर रहा था बीजेपी के लिए। बट अब हमने देखा जिस तरह इलेक्शन में है कि मुश्किल से इवन सिंपल मेजॉरिटी इस इलेक्शन में डिस्पाइट दिस रिगिंग के 240 सीटें उन्होंने हासिल की और मेजॉरिटी वो फिर भी नहीं ले सके। अब तो इंटायर गवर्नमेंट डिपेंडेंट है दो पार्टियों पर। एक साउथ की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी है और एक नॉर्थ की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिन पे टोटल ये डिपेंड करते हैं। और फिर देखें कि विदिन जो अभी बनियानुल मरसूस के बाद, मार्के हक के बाद जो इनको शिकस्त हुई, जो हजीमत उठानी पड़ी इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, जो वाकयात इनके साथ हुए हैं, तो अब कांग्रेस ने लोकसभा में सवाल उठाए, बाकी अपोजिशन पार्टीज ने भी लोकसभा में और राज्यसभा में सवाल उठाए और उन्होंने पूछा कि भाई आप सबूत दें, अगर आप कहते हैं कि आपने कुछ तीर मारा है, आपने जहाज गिराए हैं, तो सबूत दें। लेकिन उन्होंने कहा फिर ये भी है कि सीज फायर के लिए आप भागे भागे अमेरिका गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 35 दफा कह दिया कि सीज फायर मैंने कराया, 5 जहाज आपके गिरे हैं। और उन्होंने, राहुल गांधी ने तो ये डिमांड किया था कि जी आप फिर कह दें कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। सो इंडिया के अंदर बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ है, मोदी के लिए बड़ा मुश्किलात है। विदिन पार्टी में देखे RSS के जो हेड हैं मोहन भगवत, उन्होंने कहा कि मोदी को स्टेप डाउन करना चाहिए, ही इज ऑलमोस्ट 75। और उसके बाद उन्होंने कहा हमारी जो है पॉलिसी नहीं है कि 75 के बाद वो शुड बी लीडिंग द इंडियन गवर्नमेंट को जो है, तो वो भी मसाइल हैं। तो दिस इज, मैं जितने ये वाकयात हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, सो मैं तो ये कहता हूँ दिस इज द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मोदी सरकार। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए, अभी बिहार के इलेक्शंस की बात हो रही है और अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो बिहार चौथी बड़ी रियासत है भारत की और बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं ये, ख़ास तौर पर मोदी सरकार के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें वो एहतजाज भी कर रही हैं, वोटर लिस्टों में घपला जो है वो सामने आ गया, पता चला 1 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम ही वहाँ से गायब हो गए हैं। तो बिहार के इलेक्शंस ओवरऑल पूरी सरकार पर क्या इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, जब ये इलेक्शन हुए थे, स्पेशली जब अभी ये इलेक्शन जो बीजेपी और अलायंस एक हुकूमत बना के बैठी है, उसमें भी आप देखें कि जो जो एक उनकी जो सीट थी जहाँ से राम जन्मभूमि का जो उन्होंने शोशा छोड़ा था, वहां से ये इलेक्शन हार गए थे। वहां से एक दलित जो इलेक्शन पे खड़ा हुआ वो इलेक्शन जीत गया था। तो वहीं से इंडिकेशंस थी कि पब्लिक इनके साथ नहीं है। तो और फिर देखें कि दूसरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि पिछले इलेक्शंस में जो फेक वोटिंग जो थी, डिस्पाइट डिफेक्ट वो वोटर मशीन यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा तो उन्होंने उसमें भी रिगिंग के तौर तरीके अपना लिए थे जिस वजह से नुकसान उठाना पड़ा। सो अब ये एक्सपोज में जो आज अरेस्ट हुए हैं कि उसमें राहुल गांधी है और बाकी कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो उससे यही इंडिकेशन हो रही है कि हालात जो हैं पॉलिटिकली भी मुश्किलात मोदी के लिए हैं, मिलिटरीली ऑलरेडी वो शिकस्त उन्होंने फेस किया है, डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेशन में चले गए हैं, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लग चुके हैं और ट्रम्प ने मजीद तो यकीनन मोदी जो है वो हर लिहाज से मुश्किलात का शिकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी मोदी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है और अपने घर में भी भारत की जो सियासत है वो खोखली हो चुकी है और मोदी सरकार जो है वहाँ भी आप ये कहने लगी हैं कि अपने घर में भी मोदी की कोई इज्जत नहीं है, अपने मुल्क में भी कोई इज्जत नहीं है, मुल्क से बाहर भी कोई इज्जत नहीं है। तो एक ऐसा बंदा जो कि इतने साल उसने हुकूमत भी की है और बड़ी बड़ी शोखियां मारी हैं, एक के बाद एक जो है वो फॉल्स फ्लैग हो रहा है उसके साथ। लेकिन ये बात सच है कि रियलिटी यही है कि सच एक दिन सामने आ ही जाता है। तो मोदी जितना भी झूठ बोले वो एक्सपोज हो चुका है, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचलकर हलाक कर दिया और उनके वालिद को शदीद जख्मी कर दिया। ये वाकया लकी वन मॉल के करीब पेश आया। इस वाक़े के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपरों को आग लगा दी। इस वाक़े से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद ने। आसिफ, ये वाक़या है क्या और पुलिस तहकीकात में क्या बात सामने आई अब तक?
बिल्कुल, इस वक्त हम गुलबर्ग ट्रैफिक सेक्शन में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात एक वाक़या हुआ था अफसोसनाक, जिसमें 2 बहन भाई जहाँ बहक हो गए थे और उनके वालिद शदीद ज़ख्मी हैं। वाक़े के बाद 7 डंपर्स को आग लगाई गई थी। आग लगने के बाद जो डंपर्स मालिकान थे वो अपने डंपर्स ले गए थे। सिर्फ हादसे का जो ज़िम्मेदार डंपर था वो पुलिस की तहवील में है और FIR दर्ज है, ड्राइवर उसका गिरफ़्तार है। SO गुलबर्ग सेक्शन शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कानूनी हैसियत क्या होती है जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट करती है, वो किस तरह बंद होती है, किन दफ़ात के तहत और किस तरह से उसको रिलीज़ किया जाता है। उसकी जो है जो कानून के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई होती है, FIR होती है, फिर वो उसके जो तमाम जो है वो फ़ाइल बनाई जाती है, फिर वो कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, फिर उधर से जो सज़ा जज़ा वहीं से ही होती है। अभी ये जब देखो इसकी FIR हो गई, हर चीज़ हो गया है, तो ये जब तक ये पूरी ये इसके जो है ना पूरा नहीं करेगा तो तब तक ये रिलीज़ भी नहीं होगा, खड़ा होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट जब तक ये पेश नहीं करेंगे, लाइसेंस पेश नहीं करेंगे, ट्रैकर नहीं लगा हुआ होगा, तमाम चीज़ें जब तक पूरी नहीं होंगी डंपर के अंदर, वो डंपर पुलिस की तहवील में ही रहेगा और ड्राइवर भी रिहा नहीं हो सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आपने हमें आगाह किया। इसी मामले पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन कर लिया है सदर कराची डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद साहब ने। लियाकत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, ऐसे वाक़यात अनफॉर्चुनेट हैं जो कि बार बार हो रहे हैं, बहुत सी कीमती जानें जा रही हैं, फिर उसका एक रिएक्शन सामने आता है और हालिया रिएक्शन में हमने देख लिया 7 डंपर्स को जो है वो आग लगा दी गई है। अब असल जिम्मेदारी आपकी एसोसिएशन की बनती है, डंपर्स मालिकान की बनती है या हुकूमत की बनती है? किस तरह से इन वाक़यात पर काबू पाया जा सकता है? देखो, ये रोड के एक्सीडेंट होगा, ये तो एक हादसा है, किसी का दुश्मनी तो नहीं है, किसी का तैयब तो नहीं है। ये जो वाटर टैंकर के बारे में कल जो मैंने आपको बताया, जो पहले वाटर टैंकर ने मारा, उसको गाड़ी का शाम तक पता भी लग गया, उसको पहले पता भी है नहीं है। जो कल अफसोसनाक वाकया तो हो गया, वहाँ तो पहले जिसका बच्चा शहीद हो गया, जिसका वालिद से वो जख्मी भी है, तो उसका अफसोस मेरे पास भी है, उसका गमदर्द तो मेरा भी है। और मैं भी इंसान है, आवाम तो ट्रांसपोर्टर, ये सब एक है। मेरा अपने मोटरसाइकिल में मेरा अपना मोटरसाइकिल भी है, कम से कम मेरे पास से 5 मोटरसाइकिल 6 मोटरसाइकिल भी खड़ा है, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट के साथ है, आवाम के साथ है। लेकिन लियाकत साहब, जितने भी ये हादसे पेश आए हैं, अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ देखें तो उनका यही कहना है कि यही रूल को फॉलो नहीं करते और हम देखते हैं कि डंपर ड्राइवर की यहाँ तो गफलत होती है। अब जैसे कि ये डंपर भी था तो इसका फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था, तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? मैं आपको बता रहा हूँ, दो डंपर का ड्राइवर के गफलत को बात भी कर रहा है, और जो एक्सीडेंट हुआ है ना, सबको भी पता, शाम को भी लगे यार, मीडिया वाले ने निकाल दिया। वो मोटरसाइकिल आईरूफ ने मारा है ना, आईरूफ ने मारा, वो डंपर को सेट पे भी लग गया ना, और पीछे व्हील घुस लिया ना, आईरूफ ने मारा है, मोटर डंपर वाले ने सामने नहीं मारा है ना। वो मीडिया तो सब आपने देखा ना, RY न्यूज देखो, उसने कैमरे सारा डेटा उसने निकाल दिया ना। अच्छा, लेकिन लियाकत साहब ये भी बताइएगा, अब इतला तो ये भी है ना कि उस ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? और दूसरा ये जो रद्द-ए-अमल सामने आया अवाम की जानिब से कि एक वाकया होता है, उसके बाद 7 डंपर्स को आग लगा दी गई है, इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसके बारे में उस एक गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल लग गया, उसका अफसोस तो दूसरा बेचारे 7 गाड़ी को उसने आग भी लगाया, तो उस बेचारे का क्या गलती है? देखो, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट पूरी पाकिस्तान में लाहौर में होते हैं ना, ज्यादा एक्सीडेंट लाहौर का है। तो लाहौर में वहाँ तो जिला वगैरह क्यों नहीं कर रहा लोग? पेशावर में क्यों नहीं कर रहा? कोटा में क्यों नहीं कर रहा? चतराल में क्यों नहीं? लेकिन लियाकत साहब, रिपोर्ट तो कराची से ही होते हैं, ये सारे वाकयात हम देख रहे हैं, हम लम्हा बलम्हा ऑडियंस को भी आगाह कर रहे हैं, लेकिन जितने भी वाकयात हैं वो कराची से ही रूनुमा हो रहे हैं। नहीं, असल की बात ये है कि आज तो एक मोटरसाइकिल वाले ने एक औरत मारा तो मर गया ना, तो फिर वो किसका गलती है ना? मोटरसाइकिल ने मारा, तो इसी धंधे किसी का दुश्मनी जतिया तो नहीं है। ये तो एक हादसा है, लेकिन जो जगह आपका होगा, गवर्नमेंट किस लिए है, कानून किस लिए, जो जगह पे आपका होगा, लेकिन जो एक्सीडेंट होगा तो इसके साथ कानूनी कार्रवाई कर, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं तो आप कानून हाथ में ले। सही, किसी को भी इजाजत नहीं कि कानून हाथ में ले। लियाकत महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और जब भी हम हुकूमत से पूछते हैं तो वो कह देते हैं डंपर ये जो माफिया है ये एक्टिव है, इनकी गफलत है। और डंपर एसोसिएशन से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी हुकूमत को कानून बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और जैसे कि हम बता भी रहे थे कि जी डंपर जो है इसकी सर्टिफिकेशन ही नहीं थी, फिटनेस सर्टिफिकेशन ही नहीं थी, दस्तावेज़ात ही मौजूद नहीं थे। तो डंपर जितने भी मालिकान हैं उनको भी चाहिए कि कायदे कानून के तहत काम करें ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। गज़ा, जहाँ ज़िंदगी हर रोज़ मौत से लड़ती है, जहाँ एक तरफ माएँ अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखती हैं और दूसरी तरफ इस्राएली बमबारी हर सांस को खौफ में
बदल देती है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने आज बार फिर दो टोक पैगाम दिया है, गजा फ़लस्तीनियों का था, है और हमेशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया है कि इसराइल मनसूबाबंदी के तहत आलमी क़वानीन को रोंद रहा है और ये खामोशी आलमी अमन के जनाजे के मुतरादिफ है। चीन ने भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि गजा सिर्फ फ़लस्तीनियों का है, जबकि डेनमार्क, फ्रांस, यूनान, सल्वीनिया और बरतानिया ने इतराफ़ किया है कि इसराइली कब्ज़ा तबाही और इंसानी अलमियत को जन्म दे रहा है। आइंदा माह ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीनी रियासत के बगैर अमन सिर्फ एक वक्ती इसतिराब है, लेकिन अदाद शुमार बताते हैं कि ये सिर्फ एक तनाज़ा नहीं, ये नस्ल कुशी है। 7 अक्टूबर 2023 से 61,430 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सुंदस साहिबा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बारहा कह चुके थे, जी हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, गजा में अमन होगा, लेकिन अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन ने भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि गजा सिर्फ फ़लस्तीन का है। दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं। सिर्फ हक़ में बोल देना काफ़ी है या कोई अमली इक़दाम भी होंगे? अब जी, ट्रंप की जानिब से तो हम ये देखेंगे कि अमली इक़दाम होते ताहाल तो नजर नहीं आते हैं, जबकि ट्रम्प जो है इज इन द मिडल, ही इज प्लेइंग एट द बोथ द साइड, ही इज प्लेइंग अ डबल गेम एक्चुअली, जहाँ पे तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है मतलब वो एक बात करते हैं, लेकिन इसराइल के साथ उनका गठजोड़ जो है वो पूरी दुनिया ने उनको आइसोलेट करके रख दिया है। जैसा कि आपने देखा कि अमरीकी सदर जेडी वेंस ने साफ तौर पर कह दिया है जनाब कि वहाँ पर जब कोई मुस्तहकम हुकूमत है ही नहीं तो हम कैसे तस्लीम करेंगे। अमरीका मतलब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा नहीं रखता है। ये अमरीका की जानिब से, जेडी वेंस की जानिब से जो है वो साफ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया है, जबकि ट्रंप जो है वो मसले का हल चाहता है। तो मतलब अगर एक ही मुल्क का जो है सदर कुछ और कह रहे हैं, नायब सदर कुछ और कह रहे हैं, तो दुनिया को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ बना के नहीं रखा जा सकता है। अमरीका को एक यकतरफा जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा। क़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतरेस कुछ बात कहें, पाकिस्तान को तो हमेशा से टू नेशन थ्योरी का जो है टू स्टेट का एक मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर, जैसे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी हालिया कहा। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐलान कर दिया। पहले हमने देखा फ्रांस ने ऐलान किया, लंदन ने ऐलान किया, बरतानिया के बाद अब जो है अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐलान कर दिया। तो रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, all Muslim countries, all countries are on one page except the America and the Israel. तो what is stepping back to US को किस चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है? सिर्फ इसराइल के साथ इतना का स्ट्रॉन्ग गठजोड़ है। जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की बात है तो अमेरिका ने बड़ा सालसी किरदार अदा किया। आर्मीनिया और अजरबैजान के मौके पे हमने देखा बड़ा सालसी किरदार अदा किया, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर अमेरिका क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहा है? अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने फ्रांस, बरतानिया, कनाडा का जिक्र किया, फिर आपने ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। तो इतनी अब हर रोज़ हम देख रहे हैं कोई ना कोई मुल्क ये इस बात का ऐलान करता है कि सितंबर में हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या देख रही हैं? एक जानिब सिर्फ अमेरिका है और वो इसराइल के साथ है, दूसरी जानिब बाकी दीगर ममालिक जो कि अमेरिका और इसराइल के साथ थे, अब वो एक एक करके फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या आप देख रही हैं? क्या ये मसला जल्द होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? जल्द होता हुआ इस तरह से नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल के टर्म्स एंड कंडीशंस पर के अभी 7 अक्टूबर दोबारा आने वाले 7 अक्टूबर जब पूरे 2 साल हो जाएंगे तो गजा की पट्टी को फ़लस्तीनियों से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। अमेरिका का एक ही स्टैंड है जनाब कि पूरा इसराइल, पूरी जो पट्टी है गजा की फ़लस्तीनियों से खाली करवा ली जाए ताकि इसराइल जो वो काबिज हो जाए। तो यही इसका जो हल है उसकी जानिब धकेल रहा है अमेरिका इस तक पूरी दुनिया को, जो कि पूरी दुनिया इस तक जानने को, इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका और इसराइल जो है सॉर्ट ऑफ इस बात पे अड़े हुए हैं कि जनाब 7 अक्टूबर तक अगर तो खाली कर दिया गया, और ये भी मौक़िफ़ इनकी तरफ से वापस आया कि कमिंग 7 सितंबर तक जो है वो इसराइल की पट्टी जो है, गजा की पट्टी जो है वो बिल्कुल खाली कर ली जाए। तो वो फ़लस्तीनी जो कि आप देखें कि 213 तो सिर्फ भूख से मर रहे हैं, जिसमें से 100 सिर्फ बच्चे हैं। 61,430 लोग जो है अब तक जो है 2 साल में अब तक शहीद हो चुके हैं। और सहाफ़ियों का अगर आप देखें, जर्नलिस्ट कम्युनिटी 816 सिर्फ सहाफ़ी शहीद हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अल जज़ीरा के आप देखें कितने सहाफ़ी शहीद हुए हैं। तो सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद को शहीद किया गया। भूख से मरने वाले लोगों की तादाद 213 है। और ओवरऑल मतलब आप देखें कि 61,000 कोई छोटी मतलब नहीं है तादाद लोगों के जो शहीद होने की है, लेकिन वो अभी भी अपनी बात पे अड़े हैं कि गजा की पट्टी को मुसलमानों से, फ़लस्तीनियों से खाली करवाया जाए।
मगर अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आप छोड़ के चले जाएं ताकि वो आराम से अपना कब्जा कर लें। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन जो सुंदर साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की इमदाद है, इमदाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। वहाँ खुराक की किल्लत है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी है, जैसे कि आपने बताया कि कब्जा करना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ इसराइल का मकसद कब्जा करना है या प्रॉपर अब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो नस्ल कुशी है? कब्जा करना जो है उसका मेन मकसद है। रेस्ट ऑफ द फलस्तीन को गाजा की पट्टी पर उसका जो मकसद है वो कब्जा करना है। और हमास को एक बहाना बनाकर, अभी भी हालिया बयान अमेरिका के है कि हमास दोबारा, जे के वेनिस ने कहा कि दोबारा से वो जुर्रत ना कर सके इसराइलियों पर हमला करने की। तो जो 60,000 से ऊपर आपने जो मुसलमानों को, फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है, वो किस खाते में है? तो हमास की आड़ में जो है और इजरायली कैप्टिव्स जो हैं वो वापस लाना जो है बहुत बड़ा मकसद है। आप देखें कि जितने इसराइली लोगों के बच्चे बेटे जो हैं इस वक्त हमास के जेर कब्जा है, वो वापस लेकर आना भी जो है इसराइल का मकसद है। और ये मेरा ख्याल है, अब देखिए जूश की जो ज़ियोनिस्ट हैं और जो जूश हैं, जो इसराइल के अंदर से, तल अवीव के अंदर से जो स्ट्राइक्स की गई हैं और जो मुज़ाहमत की गई है फ़लस्तीन के खिलाफ, खुद यहूदियों के अपने अंदर से जो है आवाज़ उठाई गई है। ना सिर्फ ये कि नहते फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद किया जाए, बल्कि जो इसराइली कैप्टिव्स इसराइल में हमास के पास है वो भी वापस लाए जाएं। तो अभी जो है आप देखेंगे कितना ज़्यादा नेतन्याहू को गुज़श्ता हमने देखा रिसेंट पास्ट में खुद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक के टैक्स रिफॉर्म्स में कि इंश्योरेंस क्लेम कर दी उन जूश ने, जब ईरान ने हमला किया था कि इंश्योरेंस क्लेम कर दी थी उन जूश ने कि भाई हमें मतलब वो दिया जाए। तो इकोनॉमिकली आपने देखा कि थोड़ा सा सेटबैक मिला नेतन्याहू को, इंश्योरेंस क्लेम की गई और फिर उनके अपने अंदर से नेतन्याहू को तो अपने मुल्क के अंदर से भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है और पूरी दुनिया से भी करना पड़ा, लेकिन उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है इस जंग के हवाले से। ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है, ना ही इमदाद पहुंचाने दी जा रही है, ना ही आने वाले दिनों में ये मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि उनकी जो सिक्योरिटी काबीना है, उन्होंने तो ये फैसला दे दिया है, इस बात की मंजूरी दे दिया है कि गज़ा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया जाए। ऐसे में दीगर ममालिक ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ का क्या रोल है, ये भी आने वाले वक्तों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब बात कर लेते हैं हम गिलगित की, जहाँ पर दिनोर नाले पर पानी की बहाली का काम एक बड़े सानहे में बदल गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस मिट्टी का तोदा गिरने से 7 मकामी रज़ाकार जाम बहक हुए हैं और 6 ज़ख्मी हुए हैं। ये रज़ाकार हालिया सैलाब से तबाहशुदा वाटर चैनल की मुरम्मत कर रहे थे। और ये वाक़या कैसे पेश आया, इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शब्बीर मीर से। शब्बीर, कहिएगा, इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बताएगा कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और क्या खदशात बताए जा रहे हैं, कितने लोग मलबे तले दबे होने का खदशा बताया जा रहा है? इस वक्त दिनोर नाला की उस जगह में मौजूद हूँ जहाँ पे कल रात मकामी रज़ाकारों ने चैनल की सफाई करते हुए मिट्टी के तोदे के नीचे आके, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए और 4 या 5 मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी अफराद बताए जा रहे हैं। ये बिल्कुल जगह वही है जहाँ पे इस वक्त कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग इस चैनल का काम कर रहे थे जहाँ पे गुज़िश्ता सैलाब की वजह से पानी मुनक़ता हो गया था और तकरीबन 2 हफ्तों से इस पूरे इलाके में पानी पीने के लिए और आपाशी के लिए बिल्कुल पानी नहीं था। मकामी रज़ाकार यहाँ पे मिल के इस वाटर चैनल को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। आज थोड़ी देर पहले इस हादसे के बाद जहाँ पे जो 7 लोग जिनकी जानें ज़ाया हो गई, जाँ बहक हो गए, उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया और जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबीर मीर, आपने हमें आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़राक साहब भी मौजूद हैं। फैज़ुल्लाह फ़राक साहब, अब देख रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही रज़ाकार थे जो कि वहाँ पर वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। क्या ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं बनती, हुकूमत जल्द अज जल्द वहाँ पर इन वाटर चैनल्स को बहाल करे ताकि रज़ाकारों की जान तो बच सके, क्योंकि उसके बाद इमदाद भी नहीं टाइम पर नहीं पहुँच पाती उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता सैलाबी तबाहियों के बाद वो जो तबाहकारी है वो उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। 28,000 लगभग मुरब्बा मील का इतना बड़ा फैला हुआ इलाका है जहाँ पे सैकड़ों वाटर इरिगेशन चैनल्स तबाह हुए हैं, सैकड़ों सड़कें राब्ता तबाह हुई हैं। हुकूमत ने अपने सारे हल में रहते हुए पूरी कोशिश की। यहाँ पे भी ठेकेदार को ये काम अलॉट हो चुका था और यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन बात यह है कि ये सारा मामला गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाबी तबाहियाँ है ये टाइम टेकिंग है। इसमें वक्त थोड़ा बहुत लगना है। इसमें अल्टरनेट हल भी वहाँ ढूंढे जा रहे थे। पानी के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते भी मुख्तलिफ जगहों पे इरिगेशन चैनल बहाल हुए हैं, कुछ जगहों पे अब भी इस वक्त भी काम जारी है। तो गिलगित बल्तिस्तान में रज़ाकाराना जो वॉलंटियरली कंसेप्ट है उसके तहत हुकूमती जो काम है उसके साथ आवाम भी वहाँ पे काम करती है। वो कि यहाँ पे आवाम खुद काम कर रही थी, रज़ाकार खुद काम कर रहे थे। मैं दाद देता हूँ उनको और मुझे इंतहाई अफसोस है इस अफसोसनाक हादसे पे और हम इनके पूरे लवाकिन के साथ पूरी हुकूमत
हुकूमत खड़ी है। लेकिन बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान भर में जगह जगह जो नुकसान हुए वहाँ पे आवाम भी हुकूमत के साथ हाथ बटा रही है, काम कर रही है, तो इधर भी कर रहे थे। तो ये रात को तोदा गिरा और जिसके नतीजे में 7 कैजुअल्टीज हुई है और 5-6 अफराद उसमें जख्मी हुए। उसमें 2-3 माइनर हैं। उनकी इब्तदाई तभी इमदाद जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मामले का नोटिस लिया है और इस पर जो पसमानदागान हैं, जो खानदान है जो मुतासिर हुए, उसमें उनके साथ माली इंशाल्लाह इमदाद का भी ऐलान किया। उनके साथ हम इस मुसीबत की घड़ी में खड़े भी हैं। तो हम समझते हैं कि सिर्फ ये नहीं, पूरे सूबे में इस वक्त टाइम टेकिंग है, बहाली के लिए वक्त लगेगा। सही, हुकूमत ने इस हवाले से नोटिस भी ले लिया है। फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद थे और जी 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत ये जी मुरम्मत करे थे, जिसके बाद ये हादसा पेश आया और 7 अफराद जाँ बहक हुए और कुछ लोगों के मलबे तले दबे होने का भी खदशा बताया जा रहा है। आगे आने वाले वक्तों में भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। लाहौर में कैसी तैयारियां हैं और यहाँ के लोगों ने अभी तक क्या तैयारियां की हैं, कितने झंडे खरीदे हैं, मार्केट्स में क्या सिचुएशन है, बाज़ारों में क्या सूरत हाल है और लोग घरों में परचम लगा रहे हैं नहीं लगा रहे अभी तक, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज ने। जी ज़ैनब, बताइएगा लाहौर के बासी इस मरतबा जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह जश्न आज़ादी का दिन करीब आता जा रहा है उसी तरह जोशो जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने जो है वो अब मार्केट्स का बाकायदा तौर पर रुख कर लिया है और अब लाहौर में जगह जगह स्टॉल्स भी सज गए हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में इस वक्त जो है वो रौनकें दबाला हैं और साथ ही साथ चीज़ें जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ है। मुख्तलिफ बड़े बड़े झंडे जो हैं वो शहरी ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या जोशो जज्बा होता है जब जश्न आज़ादी का दिन करीब आता है। तो जी, लोगों में बहुत ज़्यादा जोश जज्बा पाया जाता है जी। लोग झंडे वगैरह ख़रीदते हैं, सामान वगैरह ख़रीदते हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश पाया जाता है। आप बताएं, आप कैसा महसूस करते हैं जब ये दिन करीब आता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें जश्न आज़ादी की। आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं, इसलिए हमें काफ़ी खुशी होती है। और इस वक्त जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो हैं वो अशिया मौजूद हैं और सजावटी सामान भी मौजूद हैं, बच्चियों की चीज़ें मौजूद हैं जिसे देख के बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश होते हैं और इस दिन का भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जी, लाहौर की तो सूरत हाल हमने जानी और काफ़ी जोशो जज्बा पाया जा रहा है आवाम में 14 अगस्त के हवाले से। ज़ैनब हमें बता रही थी। मोहम्मद सलमान से जानेंगे, बताइएगा उकाड़ा में क्या सूरत हाल है, जश्न आज़ादी के हवाले से कैसी तैयारियां हैं, स्टॉल सज चुके हैं, कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम सरकारी दफातर और बिल्डिंग्स को सब्ज हलाली परचम और लाइटों से सजा दिया गया है। उकाड़ा के मेन चौराहे, सड़कें और गलियां बाजार लाइटिंग और झंडों से सजाई गई हैं। अगर की जाए बाजारों की बात, तो बाजारों में मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल्स, जहां पर झंडे, स्टिकर और झंडियां बच्चे खरीद रहे हैं, बड़े जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था पाक फौज ने मार्का हक करके ये साबित कर दिया है कि पाक फौज पाकिस्तान की नंबर 1 फौज है। इस हवाले से शहरियों का ये भी कहना था कि अगर इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से भी देखेगा तो पाक फौज इसे कड़ा जवाब देगी और इसको धूल चटा देगी। जी, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।